नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2015 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बिहार में चुनावी सरगर्मी अब बीचों बीच पहुंच गई है। 3 दौर के मतदान हो चुके हैं, 2 बाकी हैं। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है और चुनावी बिसात पर बढ़त हासिल करने के लिए हर चाल चली जा रही है। आज हम दिखाएंगे मौजूदा राजनीति पर बिहार के 2 बड़े चेहरों की राय। सबसे पहले देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल बिहार को लेकर क्या सोचते हैं और विरोधी पार्टियों के आरोपों का वो क्या जवाब देते हैं। बिहार में कुछ भी नेक टू नेक नहीं होता है। यहाँ डे 1 से ऐसी बात नहीं थी। बीजेपी के लोगों ने हवा बनाने की कोशिश की थी और वो हवा बांधने में बहुत उस्ताद है, तो उसके चलते अपने पब्लिसिटी टेक्निक के जरिए वो एक माहौल बनाते हैं। बीजेपी का उतना बड़ा आधार यहाँ नहीं है। लोकसभा के चुनाव में उनको सफलता मिल गई थी, वो वोट का विभाजन हुआ था लालू जी के और हम लोगों के बीच में, उसका सीधा लाभ उनको मिला था। और इस बार पहले दिन से ही किसी प्रकार के वोट में बिखराव नहीं था और जो वोट पिछली बार कई कारणों से उनको मिल गए थे वो उनके साथ अब नहीं है। अब नहीं, ऐसे ही लोग बहुत तरह की बात करते रहते हैं। उसमें से एक बात यह भी है, ये हम लोगों का और लालू जी का जो अलाइनमेंट है, इसको लेकर लोग इसी तरह के कयास लगाते रहते हैं। ये जो कुछ भी है, हम लोगों का बैकग्राउंड एक है, एक स्कूल ऑफ थॉट के, तो ऐसी कोई बात नहीं है। काफी अंडरस्टैंडिंग है आपस में। और आपने देखा कि जो महागठबंधन है, इसमें किसी बात को लेकर कोई विवाद सामने नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स का सवाल है, कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, फिर कौन पार्टी अलायंस की किस सीट पर लड़ेगी, बगैर कोई विवाद किया है। और दूसरी तरफ देखा आपने कि बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल हैं, उनके बीच इतना विवाद हुआ, सारी बातें सुर्खियों में रही। इलेक्शन कैंपेन में प्रारंभ से हम लोगों के यहाँ ये परंपरा रही है, हम लोग एक साथ सभी नेता अगर जाएंगे तो मीटिंग्स की संख्या घट जाएगी। ये बीजेपी ने जो प्रधानमंत्री की रैलियां की है वो प्रायोजित रैली है। हम लोगों का जो इलेक्शन कैंपेन है वो पब्लिक मीटिंग होती है, इलेक्शन मीटिंग। जो हमारे विरोधी कयास लगाते थे कि नेता भले ही बैठ जाए एक जगह, लेकिन इनके जो समर्थक हैं या इनका जो जनाधार है वो एक दूसरे के साथ मिलेगा नहीं। तो आज जो उनकी परेशानी है बीजेपी और उनके साथियों की, उसका कारण सबसे बड़ा यही है। अलायंस होने से मजबूती आती है। अकेले लड़ने का, प्रयोग करने का वक्त नहीं था। और देखिए, बिहार का जो चुनाव है उस पर पूरे देश की निगाह है और बिहार के चुनाव की अपनी अहमियत है। क्यों, क्या है? बाय डिफॉल्ट भी अगर बीजेपी को कोई एडवांटेज होगा तो देश तो गड्ढे में चला जाएगा, क्योंकि जिस तरह की राजनीति बीजेपी चला रही है वो तो देश के भले के लिए है नहीं, वो तो अपने को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। 17 महीना का समय कम नहीं होता है। 17 महीने के समय में कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं किया, न अपने वायदों को पूरा किया, न ही गवर्नेंस के फ्रंट पर कोई उन्होंने ऐसी कोई उदाहरण पेश किया। उनका पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित है एक राज्य के बाद दूसरे राज्य पर हम कब्जा कैसे करें। ये एक राज्य दूसरा राज्य अपनी ताकत बढ़ाना चाहते। वो उनको जो मैंडेट मिला देश की सेवा करने का, वो उनके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती है। वो तो मानकर चलते हैं कि देश तो उनके हाथ में आ गया, अब एक एक कर राज्यों पर कब्जा करो, ताकि उनको वो एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं।
महंगाई पर नियंत्रण नहीं है, कोई निवेश नहीं आ रहा है, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात ये राज्यों को करते हैं लेकिन पूरे देश में वो नीचे जा रहे हैं। इकोनॉमी का और फर्दर स्लो डाउन हो रहा है, इनका एक्सपोर्ट घटा, यानी किसी फ्रंट को लीजिए, सोशल सेक्टर में लीजिए, तो जो आम लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं, मनरेगा के बजट एलोकेशन में कटौती हो गई, इंदिरा आवास में कटौती हो गई। आप किसी भी चीज को उठाकर देखिए, हर चीज में। अभी सर्व शिक्षा अभियान में भी उन्होंने सेंटर शेयर घटाकर 50% पर कर लिया, राज्यों पर बोझ डाल दिया। तो इरादा नहीं है ना, राज्यों पर सिर्फ बोझ डालने से काम नहीं चलेगा। किसी भी प्रोग्राम का, जो एक बड़ा प्रोग्राम जो सेंटर चलाती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसके मायने अभी हाल में देखिए क्या हुआ आईसीडीएस के सिलसिले में। श्रीमती मेनका गांधी जी का खुद इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा बजटरी एलोकेशन इतना घटाया गया है कि ऐसी परिस्थिति है कि हम अपने फील्ड वर्कर्स का सैलरी अगले महीने दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उसमें भी हमारे मन में निश्चिंतता नहीं है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अब सोसाइटी में इनटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है। आज इतनी बड़ी संख्या में जिनको अवार्ड्स मिले हैं, लेखकों को, साहित्यकारों को, वो लौटाने को मजबूर हो रहे हैं। दुखी हैं सब लोग, पीड़ित हैं। कोई आश्वासन मन को नहीं मिलता है। वह जो वातावरण हो रहा है, आज जो घटनाएं घट रही हैं, तो इन सब चीजों को मिलाकर जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें जो केंद्र सरकार में है उनको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। आप बताइए कि पिछले चुनाव में किस तरह से इन लोगों को समर्थन दिया श्री राम जेठमलानी जी ने, अरुण शौरी जी ने। अब उनकी फीलिंग्स क्या है? राम जेठमलानी जी पटना में आए, यहां भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कोई मीटिंग की, अपनी बात रखी, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन का मसला हो, रिजर्वेशन का इशू हो, ब्लैक मनी का इशू हो। अभी अरुण शौरी जी की बातें आई है। जो मोदी जी की पर्सनालिटी को और उभारने के लिए जिन लोगों ने अपने वैचारिक ताकत लगाई, अपनी जो पूरी बौद्धिक क्षमता है उसको लगा दी, एक्टिव भी रहे, आज वही लोग डिसइल्यूजन्ड हो रहे हैं। तो मैं तो उस समय भी कहा करता था, लोकसभा के चुनाव के वक्त भी, कि भाई सरकार बनाना आसान है, देश चलाना कठिन है। आज वो बात सच साबित हो रही, देश नहीं चला पा रहे। ये सब तो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट चलाने में माहिर है, हम इन लोगों को जानते नहीं है। वो कोई स्टिंग ऑपरेशन कर ले, हम लोगों ने तो जो कुछ भी आया तुरंत एक्शन लिया। ये क्या करते हैं? जिसके पास से करोड़ों रुपया कैश बरामद होता है, उस पर क्या कार्रवाई इन्होंने की? उसको तो मंत्री बनाए, मामले को रफा दफा किया होगा या कुछ भी किया होगा। ये तो कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। हम बीजेपी के साथ रहे, हमारा अलायंस रहा 17 साल, लेकिन जब ये बात समझ में आ गई कि बीजेपी अब नए अवतार में आ रही, तो हमने उससे अलग होना आवश्यक समझा, मुनासिब समझा। और इस चीज को 2013 में अनेकों बार एक्सप्लेन किया जा चुका है। आज वो 2 साल बाद फिर से एक्सप्लेन करने का विषय नहीं है। क्योंकि तो लेकिन आप जो पूछ रही थी उसको डाइवर्ट मत करिए। आपने मोदी जी और मेरे बीच में कुछ कही, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं रहता। आप जरा बताइए कि मोदी जी 14 महीने के बाद पटना आए, बिहार आए, प्रधानमंत्री बनने के बाद। सरकारी कार्यक्रम उनका 2 था, मैं वहां मौजूद था या नहीं, मैंने उनको रिसीव किया या नहीं किया। और उसके बाद वो पॉलिटिकल प्रोग्राम में जाते हैं मुजफ्फरपुर, और वहां किस तरह का भाषण देते हैं, यहां तक कहते हैं कि मेरा डीएनए गड़बड़ है। तो जब 8 तारीख को जनता मैंडेट देगी तो सरकार बनेगी, उसका स्वरूप सबके सामने आएगा।
रही बात महागठबंधन की, फिर मैं आपको बता देता हूं कि यहां जब से महागठबंधन बना है किसी भी तरह का विवाद नहीं हुआ, आगे भी किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा, बहुत ही परस्पर विश्वास के माहौल में होगा। और ये क्वेश्चन जिसको कहिए हाइपोथेटिकल है, इस क्वेश्चन का आज कोई मतलब नहीं। आज हमारे सामने, हम सबों के सामने एक ही गोल है कि 3 चरण का चुनाव हो चुका, अभी 2 चरण के चुनाव होने बाकी, और हम लोग कैंपेन में लगे हैं और ये कैंपेन में लगे रहेंगे। अभी इन चीजों पर गौर करने का, सोचने का, कुछ भी कहने का न वक्त है न उसके लिए ये उचित अवसर है। ने कब किया रिजाइन बताइए? जब मांझी को बनाया था आप हट गए, बना तो उससे पहले भी उसमें किसी से रूठ करके तो हम किए नहीं थे, वो तो मेरा एक डिसीजन था। वही ना, पार्टी नहीं चाहती थी, एक डिसीजन था हमारा। और जब पार्टी को ऐसा लगा कि वापिस आना चाहिए तो हमने उसको स्वीकार किया। तो इसको रूठना नहीं कहते हैं। हमने सेंटर में भी इस्तीफा किया। वही तो गाइसल में रेल दुर्घटना हुई, उसकी नैतिक तो आप इमोशनल हो जाते हैं। नो नैतिक जिम्मेवारी लेकर इस्तीफा किया। माननीय अटल जी ने एक बार रिजेक्ट कर दिया, समझाया, फिर हमने कहा कि नहीं, मेरा मन नहीं मानता, मैंने इस्तीफा किया। तो आप मोरल ग्राउंड्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना, क्योंकि गैसल में जो रेल दुर्घटना हुई थी, मैं वहां दिन भर था और मैंने एक एक चीज को देखा बारीकी से। मेरी आदत है, मैं डिटेल्स में जाता हूं, और 1 मिनट के लिए भी हमको डाउट नहीं हुआ वो कंप्लीट रेलवे का फेलियर था। यही पटना की बात है, 1.5 साल पहले हम चले गए, अवघड़ हैं तो अवघड़ की बोली वैसी होती है, हम सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। आपको उस पूरे, अच्छा वो जो इन लोगों ने रिलीज किया तो वो तो हमारे पार्टी का ही एमएलसी है, अभी चुनाव भी लड़ रहा है, प्रवक्ता भी है, नीरज। उसके मोबाइल में ये फोटो लिया ना उन लोगों ने, तो मैं देख रहा था, तो मुझको तो कोई एतराज नहीं था। हम गए, उनकी बात सुनते रहे। आपने उस पूरे फुटेज में कभी देखा है कि हम उनसे कुछ कह रहे हैं कि बाबा हम बड़ा संकट में हैं, बचाइए, मेरी मदद करिए, या मेरे दुश्मनों का कुछ कीजिए? पर वो आपके उस टाइम के बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, हम तो हंस रहे हैं, सुन रहे हैं। और हम जानते हैं अवघड़ लोग इसी तरह से बोलते हैं, सुन रखा था, सुन लिया, 3-4 मिनट वहां बैठे, हम चले आए, मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा। 1.5 साल पहले अगर वो लालू जी के खिलाफ बोल रहे हैं तो हमको, हमारे ऊपर तो उनकी बात का कोई असर नहीं। ये जून 2014 की बात है, उसका तो लालू जी के साथ हमारा अलायंस हुआ। तो कई सवालों पर नीतीश कुमार की राय जानने के बाद फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा से बातचीत। यार फकीरे में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पारंगत, भव सागर में भटकत कर्नाटक संगीत से भी है जिन्हें गहरा लगाव। जब मैं 1.5 साल की लड़की थी तब उन्होंने एक ट्यून गाया, मैंने एकदम रिपीट किया उसको, तभी माँ ने तय कर लिया इसको गाना सिखाना। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ गायिका सुमित्रा गुहासी, शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। The biggest meet of the century. Leaders of 54 nations setting a common course for the future. Debating the mantra of scale, speed and skill. Watch Africa Demystified at the India-Africa Forum Summit 2015, October 23rd to 30th, daily 5 to 6 p.m.
on Rajya Sabha television. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लंबे वक्त से बीजेपी में सक्रिय रहे शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कभी वो बीजेपी की आलोचना करते हैं तो कभी नीतीश कुमार की प्रशंसा। बिहार में बीजेपी नेताओं से भी उनका मनमुटाव जग जाहिर हो चुका है। आखिर इसकी वजह क्या है और बीजेपी को लेकर क्या सोचते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, आइए देखते हैं। पार्टी लाइन तो कई बार क्या होती है कि सो हमारे ही लोग हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं। कई लोग होते हैं हमारे पार्टी में जो लोकल लोग होते हैं वो थोड़ा कई बार मिसलीड भी करते हैं, चाहे अपने स्वार्थ के लिए भी कुछ बातें रख देते हैं सामने, निजी स्वार्थ के लिए। मैंने अगर कहा कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है उनके खिलाफ, तो आपको फौरन तैयार करना चाहिए अपना रोड मैप कि हम अच्छा सा पॉजिटिविटी के साथ, आगे विजन के साथ कैसे रोड मैप दें ताकि बिहार का विकास हो, बिहार आगे जाए, ना कि हम नेगेटिविटी के साथ सिर्फ गालियां देते जाएं, वो भी लॉजिक के बगैर, तर्कहीन गालियां। ये जंगल राज या और तरह तरह की बात, हमने तो ट्वीट में कहा था कि जंगल राज नहीं बोलो, हम कैसे मंगल राज पेश कर सकते हैं वो बताओ। दिल्ली में भी हम नेगेटिविटी बहुत कर रहे थे, केजरीवाल के खिलाफ बहुत बोल रहे थे, पर्सनल हो गए थे। क्या हुआ रिजल्ट? हमारी बड़ी ही अनफॉर्चुनेटली ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई। उसी तरह से हम जब यहाँ कुछ कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम यहाँ पे अपनी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हेल्दी क्रिटिसिज्म समझ के लेना चाहिए कि भाई के नाते जो मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई के नाते कि आज दाल की कीमत बहुत बढ़ गई है। अगर दाल की कीमत बहुत बढ़ गई है तो संभाल लो। जब मैं कहता हूं तो किसी बुरे भाव से नहीं कहता, बुरे भावना से नहीं कहता हूं। जंगल राज पे एक बात और कर दूं आपके लिए, आपके सामने, कि जब जंगल राज कहते हैं तो सोचिए दो चीजें। एक तो ये कि बहुत सारे लोगों को तो याद ही नहीं कौन से जंगल राज की बात कर रहे हैं। वो फर्स्ट टाइमर्स और सेकंड टाइमर्स के टाइम में तो बात ही नहीं थी। दूसरी बात, जो जंगल राज का आज आप जिक्र कर रहे हैं, उस जंगल राज में बहुत लोग हिमायती रहे, बहुत लोग समर्थक रहे, बहुत लोग प्रशंसक रहे और बहुत लोग लाभान्वित भी हुए। जो लोग लाभान्वित हुए या समर्थक हिमायती रहे, उनको कहीं अफसोस तो नहीं होगा कि हमें जंगली कहा जा रहा है या हमें जंगल राज का समर्थक कहा जाए, इसका मतलब हम भी जंगली हैं? ये नहीं होना चाहिए। उनको दर्द होगा, उनको दुख होगा। हम तो ये बताना चाहिए, हमें तो ये बताना चाहिए कि हम आगे क्या करेंगे। देखिए एक बात, और मैं चाहूंगा आपके जरिए उनसे पूछना, चाहे आप पूछ सकती हैं, कि मेरी अपेक्षाओं पे या मेरे कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पे या फिर हमारे बिहार की जनता की अपेक्षाओं पे अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स या कुछ बातें हो रही हैं, तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वन वे ट्रैफिक मैं चलाऊं? अगर वो हमारे साथ ढंग से नहीं चल रहे, जबकि मेरा सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, मेरी अपनी कोई मांग नहीं है, मेरे अपने लोगों के लिए मांग है, बिहार की जनता के लिए, पटना के कार्यकर्ताओं के लिए, और वहां पे आप मुझके कहते कि नहीं साहब मैं इनके साथ सही नहीं चलूंगा, मैं इनको कहीं नहीं बुलाऊंगा, मैं इनको कहीं निमंत्रण नहीं दूंगा, मैं इनका कहीं जिक्र नहीं करूंगा, जो जो दूसरे प्रांत और दूसरे शहरों से हैं उनको बुलाऊंगा, जो लोग एमपी नहीं है उनको ही बुलाऊंगा, जो मंत्री नहीं है उनको ही बुलाऊंगा, जो मंत्री है उनको तो बुलाऊंगा ही बुलाऊंगा, लेकिन बिहारी बाबू, ओरिजिनल बिहारी बाबू, बिहार में पटना का सांसद, उसको नहीं बुलाऊंगा। एक बार नहीं, सैकड़ों बार। तो फिर अगर आप मुझसे नहीं चल रहे हो तो मुझसे अकेले वन वे ट्रैफिक मोहब्बत कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? फिर तो पिनप्रिक होगा ही होगा। आपने मेरे सारे दरवाजे बंद किए। मैं तो इसलिए, मेरी बड़प्पन है कि मैं नहीं चाहता था कि हाँ बात और बिगड़े या मेसी हो, इसलिए मैं नहीं आया। मैंने 6, 7, 8 अक्टूबर के प्रेम रंजन पटेल, सूरजगढ़ा का एमएलए, उन्होंने बहुत हमसे कहा, निवेदन किया, बहुत अच्छा लगा है, उसके लिए मैंने डेट दिया 6, 7, 8। इंतजार करता रह गया।
उन्होंने पार्टी को खबर की, भूपेंद्र यादव जी को खबर किया, विजय वर्गीय जी को खबर बताया गया, पूरे पार्टी के तमाम लोगों को बताया, बड़ी खुशी खुशी बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा जी आ रहे हैं, बिहारी बाबू आ रहे हैं हमारे लिए। किसी ने किसी के कानों पे चू नहीं रहेंगी, कि जू नहीं रहेंगी। किसी ने मुझे कोई खोज खबर नहीं, कोई रिस्पांस नहीं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कि लॉजिस्टिक कौन करेगा, हेलीकॉप्टर कौन करेगा, कौन सी फ्लाइट से आएंगे, कौन रिसीव करेगा, कौन क्या रूट होगा, कैसे जाएंगे, सिक्योरिटी क्या, तरह तरह की बातें हो सकता है। मैंने आज ही सुना वोटिंग में कुछ जगह मैंने सुना कि 90% लोग बाहर नहीं निकले, कि 70% लोग बाहर नहीं निकले। उन्हें क्यों निकलना भाई, हमारे बिहार का, जबकि नीतीश बाबू ने जिसको बिहार का गौरव बोला है, ये लोग तो बोलते ही रहे, नीतीश बाबू ने उनको कहा प्राइड ऑफ बिहार, शत्रुघ्न सिन्हा प्राइड ऑफ बिहार। आपको ये पता है, उनको नहीं लगा वो जो प्राइड ऑफ बिहार है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आते एक लफ्ज़ नहीं बोला है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों की पार्टी थी तब से लेकर आज फुल मेजॉरिटी की पार्टी है, उसका सुख दुख का भागीदार रहा है। उसमें उनको चंद नेताओं के निजी स्वार्थ के लिए आज नहीं बुलाया जा रहा। ये कुर्बानी क्यों? कहीं इसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुकानी पड़ेगी? और वही हुआ है कुछ। जब थोड़ा लोगों ने, बिहार के कुछ लोकल लीडर ने घेराबंदी शुरू की तो हमने कोशिश की थी मिलने की, लेकिन उस समय उनके आदमी ने बताया कि 14-15 के बाद मिलेंगे, चलेगा? हम कहा हाँ बिल्कुल चलेगा भाई, प्राइम मिनिस्टर है, उनका अपना टाइम होता है, सो देयर इज नो हरी एंड वरी। तो उसके बाद, लेकिन उस समय फिर वो पार्लियामेंट में वो सब आ गया, कौन सा अपना राजस्थान का आ गया और व्यापम आ गया और क्या क्या आ गया, पार्लियामेंट चल नहीं रही थी, तो हम परेशानी थोड़ी समझ सकते थे। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने की बहुत कोशिश की और उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हो नहीं पाया। भूपेंद्र यादव जी से बात की, भूपेंद्र यादव जी ने फिक्स किया कि हाँ मिलवाएंगे। 17, 18, 19 को तारीख भी ली हमारी, हम दिल्ली में थे भी। मैं नहीं समझता हूँ, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। अभी तो जो अफवाहें आ रही हैं उसका उसकी कोई पुष्टि नहीं, कोई बड़े आदमी के थ्रू नहीं आई है। ये अफवाहों पर कितनी प्रतिक्रिया दूं? और दूसरी बात कि क्या एक्शन, मैंने कहा कि भाई इतनी बड़ी हमारा पार्टी जो है बहुत लार्ज हार्टेड है, अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। अभी दिल्ली की ह्यूमिलिएटिंग डिफीट के बाद केजरीवाल के द्वारा किए गए ह्यूमिलिएटिंग डिफीट के बावजूद किस पे एक्शन लिया गया? बहुत सारे लोग जिम्मेदार थे उसके। या यूपी के इलेक्शन में जब हम बुरी तरह हारे, किस पे आज तक एक्शन लिया गया? कईयों की पदोन्नति हो गई, कईयों की दिल्ली के बाद और वहाँ के बाद तो तरक्की हो गई। उसके बाद हम हिमाचल में हारे, हिमाचल में किस पे एक्शन लिया गया? तो मैं नहीं समझता हूँ ऐसा कोई एक्शन होगा और होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर वो चाहते हैं और एक्शन लिया जाएगा तो मैं सारी बातें जाके आडवाणी जी के चरणों में डाल दूंगा। कई लोग तो यहाँ भी कहते हैं कि भाई आपका तो देखिए जो आडवाणी जी के साथ हुआ, चाहे मुरली मनोहर जोशी के साथ हुआ, चाहे जसवंत सिंह जी के साथ हुआ, या अभी यशवंत सिन्हा जी को जिस तरह से ये किया गया, लोग कहते हैं, बट मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मैंने अभी आपको कह दिया, आडवाणी जी मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, अल्टीमेट गुरु एंड लीडर हैं और रहेंगे। वन साइडेड खबर पे कोई कह रहा है कि उनको तो 2 बार राज्यसभा दिया गया, 2 बार लोकसभा दिया गया, पार्टी ने उनको इतना किया, अरे कमाल है। ये तो अच्छी बात है ना कि आप 2 सभा राज्यसभा के बाद हम फ्रंट के दरवाजे से आए और आपको हम आके रिकॉर्ड मार्जिन जीत के दिखाते हैं, एक बार नहीं दोनों बार रिकॉर्ड मार्जिन से। तो ये आपके लिए खुशी की बात है। और आप क्या कहते हैं कि इनको दिया हमने, कोई मैं हैरू नथु खैरू हूँ का? मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति या व्यक्तित्व, नामचीन आदमी, अपनी भरपूर जवानी में अपनी लोकप्रियता की ऊंचाइयों पर था, तब छोड़ के पहला आदमी पूरे भारत के फिल्म उद्योग से, पहला आदमी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, वो भी उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों की पार्टी थी। और तब से लेकर आज तक मैं चला रहा हूँ। आज इसी दिन के लिए कि मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, या आज इसी दिन के लिए कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा,
ये तो बड़ी ज्यादती है। एक्शन अगर होना चाहिए तो उन लोगों पे होना चाहिए जो लोकल लीडर्स हैं, कि जो जिम्मेदार हैं, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों माहौल पैदा किया जिसकी वजह से जो आदमी डेट दे के आना चाहता था उसको नहीं आने दिया। बाकी सारी बातचीत तुम बाद में कर सकते थे, लेकिन तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, उसके लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। उफ न करेंगे, लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे। तो लोकतंत्र 2015 की इस खास पेशकश में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।